नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन, जो कि हमारा हमारा अतीत या हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का एक पाठ है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये हम कुछ मानचित्रों को देखेंगे और उस मानचित्रों को देखने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। यदि हम मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर करो कि स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमा किस तरह से बदली। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बहुत बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यह मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हमें 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और वहां से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तो उसके दौरान महाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र, यहाँ पे सिख और जाट, अवध, गुजरात, मालवा, बंगाल, मराठाओं का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आगे नज़र मारें, नीचे हम मराठाओं का क्षेत्र और मुगल साम्राज्य की सीमा भी देख पा रहे हैं। और 18वीं शताब्दी में हम नए इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं इस मानचित्र में कि किस तरह से बंगाल, बिहार, मुर्शिदाबाद, ढाका आदि का इलाका और उत्तरी सरकार जो थी ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गया। ये देख रहे हैं आप, मानचित्र को पॉज करके देख सकते हैं। ये मानचित्र संख्या 2 है। नीचे हम देख रहे हैं ब्रिटिश, पुर्तगाली, गोवा में ट्रावनकोर, मैसूर, हैदराबाद, मराठे, राजपूत इत्यादि और अवध, सिख इत्यादि का क्षेत्र जो है वो देख रहे हैं। अब मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। जो अध्याय 4 है, इसमें हमने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरह से पहुंचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर बहुत ज़्यादा धन खर्च किया। औरंगजेब के उत्तरगत अधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मानसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में अभिजात जो थे वो अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण जो था वो सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अब उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में जा रही थी और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन को इस प्रकार से वर्णित किया है: बड़े बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उन्हें स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपनी ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था, एक प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि
यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मोटा सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनका का टुकड़ा नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकता है और उसकी आशा कैसे की जाती है। वे अपने सैनिकों की लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक ठीक पीछे चलते हैं पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने इस प्रकार किया, और इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह से धन लूटा गया था उसका वर्णन इस प्रकार से किया। 60 लाख रुपए एक और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। इनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे तख्ते तौस यानी कि मयूर सिंहासन भी वो ले गया। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो मालिक थे वे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। उन्हें अभी भरपूर इज्जत दी जाती थी, अब वो प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया है और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया है। जो शौकीन लोग अपनी इस तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों को नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे हैं। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहांबाद अब मलबे के ढेर बन गया है और नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ रहा था। अभिजात के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होगी जब 2 मुगल बादशाहों फारूक सियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों की सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्य जो मुगल प्रधान थे और उसके बाद जो स्वतंत्र थे, और ऐसे राज्य जो पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश शामिल थे और तीसरे जो थे वो उसमें मराठा, सिख और जाटों के राज्य आते हैं। ये भिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। अब ये देख रहे हैं पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों में हम देखते हैं हैदराबाद, अवध, बंगाल और उसके बाद पुराने मुगल प्रांतों में से जो पुराने मुगल प्रांत हैं उनमें हैदराबाद, जिसकी स्थापना निज़ाम उल शाह ने की थी, और उसके बाद निज़ाम की फ़ौज जिसमें 400 हाथी थे और कई घुड़सवार थे। उसके बाद हम अवध की ओर नज़र दिलाते हैं तो अवध में बुरहान उल मुल्क सादिक खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये हम देख पा रहे हैं, ये बुरहान उल मुल्क है और उसने अवध को, जो एक समृद्धशाली प्रदेश था, वहाँ की सूबेदारी की और सब चीज़ों का वो करता धरता वहाँ का मना। अब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली बार।